फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लेक्चर में कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे और उनका डिटेल देखेंगे कि ये होती क्या है। तो चलिए, सबसे पहला इसमें है राजनीतिक समाजीकरण। देखिए, जो राजनीति के विभिन्न मूल्य हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में, तो उन मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना, ट्रांसफ़र करना, ये प्रक्रिया ही राजनीतिक समाजीकरण होता है। अब कैसे होगा? तो ये औपचारिक रूप से भी हो सकता है और अनौपचारिक रूप से भी। औपचारिक रूप से विभिन्न राजनीतिक दल, राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं आदि के माध्यम से लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया जाता है, और अनौपचारिक रूप से परिवार के माध्यम से, विभिन्न परंपराओं के माध्यम से, बहुत सी स्थितियों को लोगों के सामने रखकर उनका राजनीतिक समाजीकरण किया जाता है, ताकि व्यक्तियों में राजनीतिक अभिवृत्ति, पॉलिटिकल एप्टीट्यूड का जनरेशन किया जा सके। दूसरा फिनोमेना है राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर। इस वर्ड का प्रयोग सिडनी वर्बा ने किया था। इनके अनुसार राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य उन अनुभवजन्य विश्वासों, अभिव्यक्ति के प्रतीकों और मूल्यों की व्यवस्था से है जो राजनीतिक कार्य को संपादित करते हैं। मतलब ऐसी सारी प्रक्रियाएं, ऐसी सारी प्रोसेसेस जो लोग अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने फेथ के माध्यम से, प्रतीकों, मूल्यों के माध्यम से कंडक्ट कराते हैं, वो ही राजनीतिक संस्कृति है। आलमंड और वर्मा ने अपनी बुक द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन 1963 में 5 देशों ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, जर्मनी और मैक्सिको के जो लोकतंत्र है उनकी स्थिरता, उनकी अस्थिरता पर राजनीतिक संस्कृति का क्या प्रभाव है, उसका अध्ययन किया था। फिर रॉबर्ट पुटनम ने अपनी बुक बॉलिंग अलोन, द कोलैप्स एंड रिवाइवल ऑफ अमेरिकन कम्युनिटी में सामाजिक पूंजी की विचारधारा दी थी। फिर आलमंड और वर्मा ने राजनीतिक संस्कृतियों के 3 ट्रेंड्स या 3 रुझानों की बात बताई। इसमें पहला है संज्ञानात्मक रुझान, कॉग्निटिव ट्रेंड, दूसरा भावात्मक रुझान और तीसरा है मूल्यांकनपरक रुझान। आगे S.E. फाइनर ने अपनी बुक द मैन ऑन हॉर्सबैक, द रोल ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स 1962 में राजनीतिक संस्कृतियों का अध्ययन करते हुए विकासशील देशों के लिए कहा कि यहाँ पर संवैधानिक प्रणालियों में जो अस्थिरता है, जो अनस्टेबिलिटी है, वो इस कारण है क्योंकि यहाँ की राजनीतिक संस्कृति वैध नहीं है, वैधता का अभाव है उसमें। और दूसरा, तरह तरह की सहज चर्चाएँ होती हैं उसके बारे में, कोई एक मत नहीं है। अब यहाँ एक और वर्ड सामने आता है, सांस्कृतिक द्वैतवाद। इसमें क्या होता है कि लोगों के 2 ग्रुप बन जाते हैं। जो अभिजात वर्ग होते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, वो लोग एक आधुनिक वर्ग के रूप में सामने आते हैं जो कम संख्या में होते हैं, और अधिकांश जो ज़्यादातर लोग हैं वो कठोर पारंपरिक पुराने ढांचे को ही फॉलो करते रहते हैं, उसी में जकड़े रहते हैं। तो इसे सांस्कृतिक द्वैतवाद कहा जाता है। अब देखो, आलमंड और पावेल ने राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है आदिमकालीन राजनीति। इसमें व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान नहीं था, ना ही अपने अधिकारों का ज्ञान था। दूसरा है प्रजाभावी संस्कृति। इसमें व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था का तो ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसमें खुद की भूमिका क्या है, स्वयं की भूमिका क्या है, उसके बारे में पता नहीं होता। तीसरा है सहभागी संस्कृति। इसमें राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी के साथ साथ व्यक्ति को उस व्यवस्था में स्वयं की भूमिका के बारे में भी ज्ञान हो जाता है। इसमें आलमंड और वर्मा ने नागरिक संस्कृति का विचार दिया था, जो सहभागी संस्कृति और प्रजाभावी संस्कृति का सम्मिश्रण है। गौर करने वाली बात है कि यूके में समरूप संस्कृति उपस्थित है और वहीं भारत में अभिजात जन संस्कृति पाई जाती है। सब्जेक्ट राजनीतिक संस्कृति चीन की विशेषता है और संकीर्ण संस्कृति युगांडा और जैसे अफ्रीकी देशों की व्यवस्था है। तो ये था राजनीति संस्कृति। अगला फिनोमिना है राजनीतिक समाजशास्त्र, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अंतर विषयक उपागम पर बल दिया जाने लगा, तो राजनीति में आत्मनिर्भरता और अंतर संबंध को देखा गया। तो देखिए, राजनीति द्वारा जो समाज पर प्रभाव डाला जाता है और यह समाज राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसका अध्ययन ही राजनीतिक समाजशास्त्र कहलाता है। यहाँ पर राजनीतिक समाजशास्त्र और समाज की राजनीति अलग अलग चीज़ें हैं। देखो, समाज की राजनीति में राज्य राजनीति को सामाजिक कार्यों पर निर्भर मानता है, इसलिए ये समाज से प्रभावित होती है, और इसमें राजनीति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को महत्व नहीं दिया गया है। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक संबंधों में शक्ति और प्रभुत्व का अध्ययन करना ही राजनीतिक समाजशास्त्र कहलाता है। इसमें राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक समाजीकरण, सामाजिक व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाता है। अब लिपसेट ने अपनी रचना पॉलिटिकल मैन में कहा था कि राजनीतिक समाजशास्त्र इस बिंदु पर बल देता है कि राज्य द्वारा विकास कैसे होता है। अब बहुत से विद्वानों में इस विचारधारा के बारे में बहुत से मतभेद भी हैं। जैसे सार्टोरी कहता है कि राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक विज्ञान का भाग है, यह समाजशास्त्र का भाग नहीं है। कुछ विद्वान इस मत से असहमत भी हैं।
एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र राज्य तथा लोगों के मध्य संबंधों के अध्ययन करने की प्रक्रिया है। अब राजनीतिक समाजशास्त्र का भी अलग अलग तरीके से लोगों ने अध्ययन किया। जैसे राज्य को केंद्र में रखकर अध्ययन किया था, राज्य केंद्रित अध्ययन। ग्रीन और ओरलेंस ने इन्होंने कहा था कि राजनीतिक समाजशास्त्र में राज्य की संरचना क्या है, वैधता कितनी है, राजनीतिक सहभागिता, प्रतिनिधित्व, आर्थिक विकास और राजनीतिक परिवर्तन का अध्ययन किया था इन्होंने, और कहा था कि राजनीतिक समाजशास्त्र राज्य और सरकार के अध्ययन से संबंधित विषय है। फिर वहीं बर्नार्ड क्रीक कहते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन का मूल विषय राज्य होता है, वो समूहों के अध्ययन को उतना अच्छा नहीं मानते। फिर दूसरा अध्ययन शक्ति केंद्रित अध्ययन किया गया, जिसमें पहला एंड्रू एफ्रॉट ने कहा था कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी व्यापक विषय है, इसलिए इसमें शक्ति और सत्ता का वितरण किस तरह से है पूरे समाज में, जिसमें परिवार, समूह, शैक्षणिक संस्थाएं, सरकारी और राजनीतिक संस्थाओं में किस तरह से शक्तियों का वितरण है, उनके अनुसार इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा था कि राजनीतिक संरचनाओं को भी अलग अलग प्रकार से अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसे पहला, राजनीतिक संरचना जैसे सामाजिक वर्ग, जाति, हित समूह, विशिष्ट वर्ग, नौकरशाही और राजनीतिक दल में किस तरह से विभाजन है, राजनीतिक जीवन, चुनाव प्रक्रियाएं, राजनीतिक संचार और जनमत में किस प्रकार से व्यवस्था काम करती है, राजनीतिक नेतृत्व में समाज में शक्तियों की संरचना कैसी है, समुदाय में किस तरह से उनका इफेक्ट होता है, कितना कार्य किया जाता है, फिर राजनीतिक विकास में सामाजिक परिवर्तन कितना लाया गया है, आधुनिकीकरण कितना हुआ है, उन सब चीज़ों को केंद्र में रखकर शक्ति केंद्रित अध्ययन दिया था इन्होंने। फिर आगे आता है सभी सामाजिक संबंधों का अध्ययन। इसमें मरियम तथा लॉसवेल का मानना था कि समाज के सभी समूहों, सभी वर्गों में राजनीतिक समाजशास्त्र विद्वान है, जिसमें परिवार, क्लब, कॉलेज आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए। रॉबर्ट डॉल ने भी समाज के सभी संबंधों को शक्ति के अध्ययन में शामिल किया है। तो इस प्रकार से अलग अलग मतों के अनुसार लोगों ने राजनीतिक समाजशास्त्र का अध्ययन का तरीका बताया है। चलिए अगला फिनोमेना जानते हैं, राजनीति की स्वायत्तता। इसमें सार्टोरी कहते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज राजनीति की प्राथमिकता नहीं हो सकती, क्योंकि यदि समाज प्राथमिक होता तो इसे सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता और राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह डिपेंड हो जाती समाज पर। इसलिए सार्टोरी ने यहाँ पर सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में अंतर दिखाया। उन्होंने पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के तहत बताया कि राजनीति स्वयं में स्वायत्त है, मतलब वो समाजशास्त्र का भाग नहीं है, बल्कि राजनीतिक समाजशास्त्र में प्राथमिकता राजनीति को ही दी जानी चाहिए। रेमंड एरा भी ऐसा ही कुछ कहते हैं। अब अगला फिनोमिना है राजनीतिक अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब आगे ना चिलकोटे ने अपनी बुक थ्योरीज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में विकास के अलग अलग कुछ चरण दिखाए हैं, कुछ फिनोमिना बताए हैं। तो पहले चरण में वणिकवाद की बात की है। इसमें क्या होता है कि राज्य जो है वो अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाता है, जिसमें आयात को कम करता है, निर्यात को बढ़ाता है, ताकि उसकी पावर बढ़े और वो लोगों को उनके संसाधनों की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी प्रदान कर सके। दूसरा है उदारवादी। ये सिर्फ इंग्लैंड जैसे विकसित देशों के लिए ठीक था। इसमें एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस जैसे विचारक उल्लेखनीय थे। उदारवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र में सीधे बताया गया कि व्यक्ति जो है वो स्वार्थी है, तो अपने विकास के लिए वो काम करता है। मांग आपूर्ति की श्रृंखला में किसी न किसी क्वालिटी को हर एक व्यक्ति अपने में समाये रखता है, तो वो उसका उत्पादन में भाग लेता है, बाजार की गतिविधियों में भाग लेता है, जिससे कि उसका स्वयं का भी विकास होता है और समाज भी लोगों से ही बना है तो समाज का भी विकास होता है। लेकिन आलोचक इसे ठीक नहीं मानते, क्योंकि इसमें सिर्फ विकसित देशों की बात की गई है और तीसरी दुनिया के अधिकांश देश इस उदारवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के मॉडल को अस्वीकार कर देते हैं। और इसी के लिए आगे फिर आते हैं जॉन मैनार्ड कीन्स, जो अपनी रचना द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में कहते हैं कि राज्य को इस पूंजीवादी व्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि आर्थिक मंदी से बचा जा सके। लेकिन कीन्स का ये विचार भी 1980 के दशक में विफल होने लगा था। इसलिए फिर आगे चलकर नव उदारवादी नीतियों ने पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था में अपनी जगह बनाई। फिर आगे आता है मार्क्सवादी सिद्धांत। इन्होंने उदारवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र को नकार दिया और कहा था कि ये जो पूंजीवाद है ना, इसका विकसित रूप ही साम्राज्यवाद हो जाता है, मतलब फिर डिक्टेटरशिप आने लगती है। इसलिए मार्क्स और लेनिन ने पराश्रितता का सिद्धांत दिया था। पराश्रितता के सिद्धांत के मूल प्रतिपादक रॉल प्रॉबिस थे। इन्होंने स्वायत्त पूंजीवाद के विकास पर बल दिया था जो अविकसित देश है उनमें। लेकिन वहीं मार्क्स ने राष्ट्रीयत्व के सिद्धांत के अनुसार विकासशील देशों का विकसित न हो पाने का मूल कारण इनका शोषण होने को बताया, जो पूंजीपति देशों के द्वारा किया गया। फिर आगे वॉलर स्टीन के अनुसार कि विकासशील देश भी विकसित देशों की श्रेणी में पहुंच सकते हैं। अब आगे एकाधिकारी पूंजीवाद का विचार बोरोन और स्वाजी ने दिया था। अल्प विकास की पूंजीवादी विकास की मान्यता फ्रैंक और रोडनी ने दी।
उप साम्राज्यवाद का विकास मॉर्नी के द्वारा दिया गया। एंद्रेदे ने विकास के खंभे पोल ऑफ डेवलपमेंट का विचार दिया। आंतरिक उपनिवेशवाद का विचार कैसेनोवा द्वारा दिया गया। पराश्रित पूंजीवाद का विकास का सिद्धांत कार्डोसो द्वारा दिया गया। संरचनात्मक साम्राज्यवाद का विचार गाल्टुंग द्वारा दिया गया। और लेनिन ने पराश्रितता के सिद्धांतों का मूल विचार दिया। तो ये सीधे जो पूंजीवादी देश हैं उन पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने शोषण के माध्यम से विकासशील देशों को विकसित नहीं होने दिया। और हाल ही में डेस सेंटोस ने नव पराश्रितता का सिद्धांत दिया, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां देशों का शोषण करती हैं। नव कॉर्पोरेटवाद भी कहा जाता है इसे। चलिए अब आगे बात करते हैं नव उपनिवेशवाद के बारे में। इस वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले एन क्रूमर ने किया था अपनी बुक न्यू कॉलोनियलिज्म 1965 में। नव उपनिवेशवाद का मतलब है कि जब विकसित देश अपने आर्थिक और तकनीकी विकास के माध्यम से विकासशील देशों में प्रभुत्व कायम करने की कोशिश करते हैं। अब अगला फिनोमेना है नव संस्थावाद, न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इसमें नव संस्थावादियों ने जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, उसको छोड़कर विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया, उनके वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया और सामाजिक संदर्भ में भी उनको देखने का प्रयास किया। 1984 में जेम्स जी मार्च और जॉन ओल्सन के द्वारा द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स नामक पेपर में प्रकाशित किया गया कि संस्थाओं को बेहतर समझने के लिए व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन आवश्यक होता है। व्यवहार को समझने के लिए भी इन्होंने 3 सिद्धांत दिए। पहला है तार्किक चयन का सिद्धांत, रेशनल चॉइस थ्योरी, जिसे मैंकुर ओल्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये कहते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए वो अपने लाभ को निरंतर बढ़ाना चाहता है। मतलब संस्थाओं का जो अध्ययन करना है वो व्यक्तियों के चयन पर भी डिपेंड करता है। मतलब ये व्यक्तियों के गुण संस्थाओं के गुणों से रिलेट करके देख रहे हैं। दूसरा तरीका है सांस्कृतिक नव संस्थावाद, कल्चरल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। इसमें समाज में उपस्थित सांस्कृतिक मूल्यों, समाज में विभिन्न संस्कृतियों को समझने की बात की, जिनका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर भी पड़ता है। तीसरा है संरचनात्मक नव संस्थावाद, स्ट्रक्चरल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। इसमें राज्य जैसी संरचनाओं को महत्व दिया गया कि जितना सुदृढ़ राज्य होगा उसमें क्रांति उतनी ही कम होगी, ऐसी बातें कही गई। तो ये कुछ फिनोमेनास थे जो हमें आज डिस्कस करने थे। चीज़ें इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लेना पहली बार चैनल पर आए हो तो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।